पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने बखमुत के स्कूलों में बने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत के स्कूलों में अपने कई ठिकाने बनाए थे, जिन पर उसके खूंखार लड़ाकों ने हमला कर दिया और उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि यूक्रेन के ऐसे 9 ठिकानों पर उसने कब्जा कर लिया, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में खंडहर बन चुकी इमारत पर कब्जे की कोशिश करते दिखाई दिए। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि ये इमारत एक स्कूल की है जो यूक्रेन की सेना का ठिकाना बन गई थी। हालांकि वैगनर ग्रुप के इस दावे पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया और न ही इस दावे को झूठा बताया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर S-400 डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के हथियार अमेरिका के ताकतवर रॉकेटों का मुकाबला करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को जंग में इस डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो खतरनाक रॉकेट मिले उनसे मुकाबला करने में रूस का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। इसी वजह से रूस को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जंग में उतारना पड़ा, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक 36 टारगेट को एक साथ भेज सकती हैं। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन की सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम चलाने की अभी पूरी ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन जंग के दबाव में उनकी हताश सेना इस डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। इस बीच रूस ने अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम को वांटेड लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने रूस के सैनिकों की मौत को मजाक बनाया, जिसके बाद रूस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। रूस का आरोप है कि अमेरिकी सांसद जेलेंस्की के साथ बैठकर रूस के मरे हुए सैनिकों का मजाक बना रहे थे। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद रूस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजों को सबक सिखाने के लिए उन्हें भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन अंतरिक्ष में जासूसी करने वाली सैटेलाइट को इसी महीने लॉन्च करने वाले हैं। जापान के मुताबिक वो 31 मई को इसे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष से किम जोंग उन के लिए दूसरे देशों की जासूसी का काम करेगी। जापान के मुताबिक किम जोंग उन अपनी इस स्पाई सैटेलाइट को 31 मई की रात में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि किम जोंग उन की सैटेलाइट की खबर लगते ही जापान ने इसकी जानकारी दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक फौरन पहुंचा दी, क्योंकि तीनों देशों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका उत्तर कोरिया के हर सैन्य ऑपरेशन की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। और जापान तो इतना चौकन्ना हो गया कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर डाल दिए। मतलब अगर जापान को किम की सैटेलाइट लॉन्च से खतरे की भनक लगी तो वो खुद को बचाने के लिए मिसाइलें चला देगा। और तो और जापान ने किम जोंग उनको सीधी चेतावनी भी दे डाली कि वो सैटेलाइट लॉन्च को रद्द कर दें, क्योंकि अगर उसकी जमीन पर आंच भी आई तो वो उत्तर कोरिया से चली हर मिसाइल को मार गिराएगा। जापान और उत्तर कोरिया पड़ोसी हैं और जापान का अंदाजा है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लेकर निकलने वाला रॉकेट जापान के द्वीपों के ऊपर से होकर गुजरेगा। 2016 में ऐसा हो भी चुका है, इसलिए जापान ने किम जोंग उन की सैटेलाइट लॉन्च से पहले बाजुएं चढ़ा ली। इधर रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को मिसाइल अटैक की धमकी दे दी। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां के एक सांसद ने अमेरिका के अलास्का पर मिसाइल दागने की सलाह दी डाली, और ये सलाह रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दी। रूस के मीडिया के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के मददगारों में खौफ पैदा करने के लिए अलास्का पर हमला जरूरी बताया। इंटरव्यू के दौरान रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दावा किया कि रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एक झटके में अलास्का का नामो निशान मिटा सकती हैं। असल में अलास्का रूस के पूर्व और अमेरिका के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और रूस से अलास्का की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर है। वहीं रूस के पास ऐसी घातक मिसाइल है जो पलक झपकते ही अलास्का को हिलाकर रख देगी, जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इधर मणिपुर में दोबारा भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। वहां के काकिंग जिले से आए एक वीडियो में सेना की कई गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर रहेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। काकिंग से आए वीडियो में सेना की कई गाड़ियां दिखाई दी, जिनके जरिए पुलिस और सेना के जवानों ने मैतेई समुदाय के करीब 2000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया। इसके अलावा वहां से आए एक वीडियो में सड़क से गुजरते सुरक्षा बल के काफिले के दौरान लोग तालियां बजाते भी नजर आए। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह भी 4 दिन के मणिपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इम्फाल में सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इधर ईरान से बढ़ते विवाद के बीच इजरायल ने अपने सबसे घातक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। यह परीक्षण इजरायल की सेना ने समंदर में किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, और दावा किया कि उसने अपने जंगी जहाजों को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया। वीडियो में समंदर के बीचों बीच इजरायल की नौसेना का जहाज तैरता दिखा और जैसे ही बटन दबा तेज रफ्तार से आसमान की तरफ एक मिसाइल दौड़ती दिखाई दी।
जो सीधे आसमान में उड़ते अपने टारगेट से टकरा गई और उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन अब इजराइल ने समंदर में सुरक्षा के लिए इसे तैनात कर दिया, जो रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने में सक्षम है और 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। इधर दावा किया गया कि इजराइल ने सीरिया में बने ईरान के ठिकानों पर फिर हमला बोल दिया। सीरिया की मीडिया ने हमले का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने मिसाइलें दागी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दावा किया गया कि इजराइल की ये मिसाइलें सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाकर दागी गईं, लेकिन उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जिनका मलबा दमिश्क के बाहरी इलाके में गिरा। दावा किया गया कि ये हमला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलों की बारिश कर दी हो। इस साल अप्रैल में भी दमिश्क के पास इजराइल ने हमले किए थे, तो वहीं मई में इजराइल के हमले से सीरिया का अलेप्पो शहर दहल गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि इन सभी ने ईरान के बड़े पदों पर बैठे लोगों की हत्या की साजिश रची थी और उत्तर पश्चिमी ईरान में ही छिपकर रह रहे थे, जिनके बारे में ईरान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ईरानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने पकड़े 14 लोगों को आतंकवादी टीम करार दिया और दावा किया कि ये सभी ईरान में कई अहम लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे। हालांकि इजराइल की तरफ से इस गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये दुनिया जानती है कि दोनों दुश्मन देश एक दूसरे के खिलाफ दशकों से खुफिया ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने अपने अपने जासूसों को तैनात कर रखा है। इजराइल की नजर में ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इस बीच ईरान में धड़ल्ले से दी जा रही मौत की सजा के खिलाफ ईरानी मूल की एक अमेरिकी मॉडल ने फ्रांस के कैन फिल्म फेस्टिवल में अनोखे अंदाज में विरोध जताया। वो मॉडल फांसी के फंदे वाली ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चली, ताकि ईरान में बढ़ती जा रही फांसी की सजा के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। मॉडल महलका जाबरी काले रंग की ऐसी ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंची जिसका गला फांसी के फंदे की तरह बना था। महलका जाबरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस ड्रेस के साथ वीडियो डाला, जिसमें #स्टॉप एग्जीक्यूशंस इन ईरान भी लिखा। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक बीते महज 5 महीनों में ईरान 220 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दे चुका है। इधर कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद बेकाबू कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 बच्चे और एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार कबाड़ बन गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान कर ली गई है। हादसे की सूचना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के कब्जे वाले इलाकों में तेज धमाके होते दिखाई दिए। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया, जिसका यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया। उसमें रात के अंधेरे में तेज विस्फोट होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने ये हमला रूस के कब्जे वाले इलाके बर्दियांस्क बंदरगाह पर किया, जो यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में मौजूद है। जेलेंस्की की सेना ने मिसाइल की मदद से रूसी फौज के ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया। इसका भी एक वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जेलेंस्की की सेना का रॉकेट रूसी सेना के ड्रोन का पीछा करता नजर आया। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया, जिससे आसमान में जोरदार धमाका हुआ। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया। बताया गया कि यूक्रेन की फौज ने मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले भी किए। यूक्रेन ने आशंका जताई कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि हमला किस इलाके में किया गया। इससे पहले 24 मई को क्राइमिया के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से हमले किए थे, जिसे वक्त रहते तबाह कर दिया गया था। पिछले महीने ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में मौजूद एक तेल डिपो को तबाह कर दिया था। वहीं अमेरिका में कर्ज की सीमा पर चल रहे विवाद के सुलझने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस खबर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार करते रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 344 अंक चढ़कर 62,846 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 18,598 पर बंद हुआ। अमेरिका में लंबे वक्त से डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा पर विवाद चल रहा था, जिसके सुलझने की खबर आई। अगर अमेरिका में डेट सीलिंग पर सहमति नहीं बनती तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का डिफॉल्टर होना तय माना जा रहा था। अमेरिका से आई इसी खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई।